नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के शिवाजी पर जो मेरे व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है उसमें अब उनके अभियानों के चरणों पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। तो देखते हैं कि शिवाजी के युद्ध अभियानों में कौन कौन से अभियान शामिल थे और उन्होंने किस तरह से अपनी सफलता को हासिल किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मावल प्रदेश संगठन। मावल प्रदेश पूना के पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। यह लगभग 150 किलोमीटर लंबा और लगभग 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर चौड़ा प्रदेश है। इसमें छोटी छोटी पर्वतीय उपत्यकाएं हैं जो 12 मावल घाटियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर्वतीय घाटियों में जो नदियां बहती हैं उनके नाम पर ही इन घाटियों के नाम हो गए। मावल लोग सीधे साधे और कर्मठ रहे हैं, अतः शिवाजी ने मावल प्रदेश पर पूर्ण अधिकार करने की योजना बनाई। उन्होंने वहां के युवकों को अपना मित्र और सहयोगी बनाकर उन्हें स्वतंत्रता और बलिदान की भावना से ओतप्रोत कर साहसी और वीर सैनिक के रूप में संगठित किया। शिवाजी ने उन्हें अपनी ओजपूर्ण वाणी से हिंदू स्वराज्य स्थापित करने और इस्लामी शासकों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी। पवित्र हिंदू धर्म और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शिवाजी ने मावल युवकों को प्रेरित किया और उन्हें श्रेष्ठ अनुशासनबद्ध सैनिक बनाया था। उनके दूसरे जो पहले चरण का दूसरा है हिस्सा, उसमें हम देखते हैं विभिन्न दुर्गों पर अधिकार किस तरह से किया। बीजापुर के सुल्तान की दीर्घकालीन रुग्णावस्था से बीजापुर का शासन जो था वो अस्त व्यस्त हो गया था। दरबार में दलबंदी और भ्रष्टाचार का बाहुल्य हो गया था। ऐसी अराजकता की स्थिति का शिवाजी ने पूरा लाभ उठाया। पूना में शिवाजी के निवास स्थान की सुरक्षा 2 दुर्गों से होती थी, दक्षिण पश्चिम में सिंहगढ़ दुर्ग से और दक्षिण पूर्व में पुरंदर दुर्ग से। अतः अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शिवाजी ने इन दोनों ही दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अन्य दुर्गों पर भी अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी की विजय का यह प्रथम चरण जो था वो था 1646 से 1654 ईस्वी तक। इस प्रथम चरण में शिवाजी ने बिना रक्तपात और युद्ध के विजय प्राप्त की। इस दौरान शिवाजी ने तोरण, मरूमगढ़, कोडाना, पुरंदर, शिखल, चाकण और सुपा दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार अपनी विजयों के प्रथम चरण में शिवाजी ने बिना किसी भारी संघर्ष और क्षति और व्यय के मध्यवर्ती क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण दुर्गों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे शिवाजी की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी और अपने पिता की जागीर पर उनका पूरा अधिकार जम गया था। अब उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो गई थी और वे मराठों के नेता बन गए थे। इस प्रकार शिवाजी के प्रारंभिक जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति होगी। अब उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वतंत्र करने और महाराष्ट्र को एक प्रबल राष्ट्र बनाने का निश्चय किया था। तो अब हम चलते हैं शिवाजी के अभियानों के दूसरे चरण की तरफ, जो कि 1654 से 1663 ईस्वी तक रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जावली पर अधिकार। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी तट पर सतारा जिले के उत्तर पश्चिम में जावली नामक कस्बा है। शिवाजी के काल से पूर्व पिछले 8 पीढ़ियों से मौर्य राज परिवार जावली में राज्य कर रहा था। तलवार के बल पर आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीतकर मौर्य ने अपना राज्य विस्तार कर लिया था। हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने इस पर आक्रमण क्यों किया था। तो पहला कारण हम ले सकते हैं कि शिवाजी और कृष्णराव मौर्य में पारस्परिक वैमनस्य था। 1651 में कृष्णराव मौर्य ने कहते हैं कि जो भिखारी के पाटिल का पटेलपन छीन लिया था, लेकिन शिवाजी ने पाटिल का पक्ष लिया था। अतः इससे कृष्णराव मौर्य जो था वो चिढ़ गया था। दूसरी ओर वंश में कुलीनता और सम्मान को लेकर भी दोनों में काफ़ी वैमनस्य था। दूसरा कारण था शिवाजी ने मावल प्रदेश के अधिकांश देशमुखों को अपनी ओर करके एक सुदृढ़ संगठन बना लिया था, लेकिन जावली के मौर्य ने इसका विरोध किया था क्योंकि चंद्रराव मौर्य को इस बात का भय था कि शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तीसरा कारण है जावली राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि बिना उस पर अधिकार किए शिवाजी दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे। अतः जावली राज्य के और उसके दुर्गों के सामरिक महत्व को देखते हुए शिवाजी के लिए जावली पर अधिकार करना आवश्यक हो गया था।
चौथा कारण हम ले सकते हैं कि धन की अधिकता, वंश की कुलीनता आदि से चंद्रराव मौर्य दंभी यानी कि घमंडी, आलसी, अक्षम और विलासी हो गया था। समाज में शिवाजी की तुलना में उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई थी, अतः ऐसी स्थिति में शिवाजी के लिए उसका अंत करना सरल हो गया था। अगला कारण हम ले सकते हैं, चंद्रराव मौर्य के सैन्य बल को देखते हुए शिवाजी ने उस पर खुला आक्रमण करना उचित नहीं समझा था, अतः शिवाजी ने मौर्य से शांति समझौते द्वारा बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी का यह प्रयास असफल रहा था। अतः परिस्थितियां इतनी विषम और शत्रुतापूर्ण हो गई थी कि शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य के विरुद्ध कार्रवाई करने की एक निश्चित योजना बनाई। शिवाजी ने रघुनाथ वल्लाल को कुछ अश्वारोहियों के साथ अपना दूत बनाकर मौर्य के दरबार में भेजा और मौर्य का वध करवा दिया। दूसरी ओर अपनी सेना सहित जावली दुर्ग पर आक्रमण कर जावली पर अपना अधिकार कर लिया। यह घटना 1656 ईस्वी की है। दूसरा, प्रतापगढ़ और रायगढ़ दुर्ग पर अधिकार। शिवाजी ने प्रतापगढ़ दुर्ग को भी अपने अधिकार में कर लिया था। बाद में रायगढ़ को भी शिवाजी ने मराठा राज्य की राजधानी बनाया। रायगढ़ दुर्ग और उसका क्षेत्र शिवाजी के अधिकार में आ जाने से शिवाजी को मावल लोगों को सेना में भर्ती करने का एक केंद्र प्राप्त हो गया था। रोहिड़ा दुर्ग पर भी उन्होंने अधिकार किया। मई 1656 ईस्वी में इस किले के किलेदार कृष्णजी बांदल को परास्त कर शिवाजी ने इस पर अपना अधिकार किया था। मई 1657 में शिवाजी ने जुनार नगर और दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे लूटा। इस लूट में शिवाजी को काफ़ी धन प्राप्त हुआ था। जुनार को लूटने के बाद शिवाजी अहमदनगर की ओर बढ़े, लेकिन अहमदनगर स्थित मुगल सेना को वो परास्त नहीं कर सके थे। शिवाजी का कोंकण, कल्याणी और भिवंडी पर आक्रमण और अधिकार। इसके बाद शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण किया। कोंकण पश्चिमी घाट के पर्वत और समुद्र तट के बीच का बड़ा ही उपजाऊ प्रदेश है। कोंकण का उत्तरी समुद्री तट का भाग कल्याण कहलाता था। कोंकण पर अधिकार करने के बाद शिवाजी ने कल्याण के दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें अपने गुप्तचरों द्वारा यह सूचना मिली थी कि कल्याण के राजकोष की बहुत बड़ी धनराशि जो है वो बीजापुर भेजी जा रही है। अतः शिवाजी ने कल्याण पर भी घात लगाकर अचानक आक्रमण किया और कल्याण के राजकोष को लूट लिया। लेकिन इस अभियान में शिवाजी के कई वीर सैनिक मारे गए और वे स्थायी रूप से कल्याण पर अपना अधिकार नहीं जमा सके। अक्टूबर 1657 में उन्होंने पुनः कल्याण पर अधिकार कर उसे जीता और उसके बाद भिवंडी पर आक्रमण किया, उस पर अपना अधिकार किया। इन दोनों दुर्गों पर अपने रक्षा दल नियुक्त करके शिवाजी ने दिसंबर 1657 में कल्याण से कुछ दूर माहुली दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अगला उनका अभियान है कोलवा क्षेत्र और अन्य दुर्गों पर अधिकार। इसके बाद शिवाजी ने कोलवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस क्षेत्र के जागीरदार बीजापुर के सुल्तान के अत्याचारों से काफ़ी परेशान थे, अतः उन्होंने शिवाजी का साथ दिया और इसके साथ ही शिवाजी ने सुरगढ़, वीरवाड़ी, कनगौरी, तले, लोहगढ़, तिकोना, घोषालगढ़ और चौल आदि दुर्गों पर भी अधिकार किया था। सावंतवाड़ी के लखम सावंत से संधि करी। उत्तरी कोंकण और दक्षिणी कोंकण को एक छोटी नदी विभाजित करती है। उत्तरी कोंकण राज्य तो शिवाजी पहले ही जीत चुके थे, अतः अब उनके लिए दक्षिण कोंकण को जीतना था। दक्षिण कोंकण पर बीजापुर के सुल्तान के अधीन रुस्तमे जमां राज्य कर रहा था। दक्षिण कोंकण के सावंतवाड़ी क्षेत्र में लखम सावंत जागीरदार था। 1658 में रुस्तमे जमां जो है उसने सावंतवाड़ी पर आक्रमण किया, अतः लखम सावंत ने शिवाजी से मैत्री की याचना की थी। मार्च 1659 में दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि से शिवाजी के मान सम्मान में वृद्धि हुई और रुस्तमे जमां भी सावंतवाड़ी पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। इसके बाद सावंत शिवाजी के भक्त और मित्र रहे थे। जंजीरा की सीधियों से संघर्ष चला है। 1657 में शिवाजी ने रघुनाथ पंत को सशक्त करके सिद्धियों के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु राजपुरी दुर्ग में भेजा था। शिवाजी की सेना को इस अभियान में सफलता भी प्राप्त हुई थी। पुर्तगाली कर्नाटक पर शिवाजी के आक्रमण। कोंकण में जो था थाना और कोलवा क्षेत्र में शिवाजी का अधिकार स्थापित होना पुर्तगाली व्यापारियों के लिए भय का कारण बन गया था। कोंकण पर अधिकार करने के बाद शिवाजी ने कुछ जलपोतों पर का भी कहते हैं निर्माण किया था। 1658 और 1659 के बीच शिवाजी ने बीजापुर के अधीनस्थ कर्नाटक प्रदेश में भी आक्रमण और लूटपाट करना शुरू कर दिया था।
शिवाजी का बीजापुर यानी कि अफजल खां से किस तरह से संघर्ष रहा है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का दीर्घकालीन रोगग्रस्त था और उसके सामंतों में परस्पर वैमनस्य से उसके दरबार में जो दलबंदी हुई थी। मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद दासी पुत्र अली आदिल शाह के नाम से सुल्तान बना था, लेकिन इससे अनेक सामंत और पदाधिकारी जो थे वो रुष्ट हो गए थे। अतः राज्य की वास्तविक शक्ति मोहम्मद आदिल शाह की विधवा बेगम के हाथों में थी और विधवा बेगम बड़ी साहिबा के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण से भी आंतरिक प्रशासन धीमा यानी कि शिथिल पड़ गया था। कुल मिलाकर बीजापुर राज्य जो था वो पतन की ओर अग्रसर था। अतः पतनोन्मुखी बीजापुर की स्थिति का लाभ उठाकर शिवाजी ने बीजापुर के अनेक अधीनस्थ दुर्ग जीत लिए थे। कहते हैं शिवाजी की निरंतर विजय और बढ़ते हुए राज्य विस्तार से बीजापुर के अधीनस्थ प्रदेश और प्रभाव क्षेत्र जो हैं दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। दूसरी ओर बीजापुर के सामंतों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे अपने राज्य को शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से रोक सकते। इस समय औरंगजेब उत्तरी भारत में उत्तराधिकार के युद्ध में संलग्न था। अतः ऐसी दशा में बीजापुर राज्य को कुछ समय के लिए अपने प्रबल शत्रु जो है उससे राहत मिली, लेकिन शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति बीजापुर राज्य के लिए बड़ी ही चिंता का विषय था। मोहम्मद आदिल शाह की विधवा बेगम ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान की योजना बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भी चुना। अफजल खां बीजापुर के सुल्तान की ओर से कर्नाटक में और मुगलों से विभिन्न क्षेत्रों में लड़ चुका था। विधवा बेगम जो थी बड़ी चतुर स्त्री थी, उसने शिवाजी की सैनिक शक्ति का सही अनुमान लगा लिया था। इसलिए उसने अफजल खां को परामर्श दिया कि वह मित्रता के बहाने शिवाजी को भुलावा देकर बंदी बना ले अथवा उसका वध कर दे। अफजल खां ने इस परामर्श को स्वीकार किया और उसने 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन अफजल खां ने बीजापुर से प्रस्थान किया उसी दिन शिवाजी के धर्म गुरु रामदास के शिष्यों ने स्थानीय हनुमान मंदिर के पुजारियों के माध्यम से इसकी सूचना शिवाजी को सांकेतिक कविता में भेज दी थी। बीजापुर से प्रस्थान कर अफजल खां जो था वो तुलजापुर पहुंचा। यहाँ पर भवानी का मंदिर था। यह शिवाजी की कुलदेवी का मंदिर माना जाता था। अफजल खान ने धर्मांधता से इस मंदिर का विध्वंस किया, लेकिन पुजारियों द्वारा मूर्ति पहले ही छिपा दी गई थी। मूर्ति न मिलने पर उसने मंदिर में गौ वध कर अपना क्रोध को शांत किया था। इसके बाद वह मानकेश्वर और तीर्थ स्थल पडर पर वहाँ पहुँचा। यहाँ उसने बिठोवा के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा और उसका विध्वंस किया। तो दूसरी ओर शिवाजी ने भी अफजल खां से युद्ध करने की योजना बना ली थी, लेकिन इसी बीच 5 सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी की पत्नी जो सईबाई थी उसकी मृत्यु हो गई। शिवाजी इससे काफ़ी दुखी हुए थे, परंतु शिवाजी को अपने व्यक्तिगत शोक को प्रकट करने का समय नहीं था। अतः उन्होंने शीघ्र ही अफजल खां की सेना का सामना करने के लिए 7,000 अश्वारोहियों और पदातियों की सेना तैयार कर ली थी। इसी बीच शिवाजी ने राजगढ़ से प्रस्थान किया। जुलाई 1659 में वे जावली पहुंचे। इसके बाद वे प्रतापगढ़ पहुंचे और यहाँ उन्होंने अफजल खां के विरुद्ध युद्ध का संचालन करने की योजना बनाई। शिवाजी की योजना संरक्षणात्मक युद्ध की रही। अक्टूबर 1659 के मध्य तक अफजल खां और शिवाजी दोनों ही आमने सामने हो गए थे। अफजल खां पूर्व की ओर और शिवाजी प्रतापगढ़ में पश्चिम की ओर हो गए थे। प्रतापगढ़ का दुर्ग जो था दुर्गम और ऊंची और पतली पहाड़ी चोटी पर स्थित था, अतः आमने सामने युद्ध हेतु यह दुर्ग और उसका पार्श्ववर्ती क्षेत्र सर्वथा अनुपयुक्त था। इस प्रकार शिवाजी और अफजल खान दोनों ही ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वे खुल्लम खुल्ला जो है संघर्ष नहीं कर सकते थे, युद्ध नहीं कर सकते थे। तो अफजल खां और शिवाजी का कहते हैं ऐतिहासिक मिलन और किस तरह से अफजल खां का वध कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों ने समझौता करना उचित समझा। फलतः समझौते की बातचीत शुरू हुई और निश्चित हुआ कि केवल एक एक संरक्षक के साथ शिवाजी और अफजल खां एक दूसरे से मिलेंगे। शिवाजी ने इस भेंट के लिए तैयारियां की। कहा जाता है कि इस मिलन के समय अफजल खां शिवाजी को मार डालना चाहता था और इसका पता शिवाजी को कृष्ण भास्कर से लग गया था। और लेकिन यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि यदि अफजल खां ने शिवाजी को मारने की पूर्व योजना बना ली थी तो उसने पहले ही अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की। न तो उसने कवच सर पर जो शस्त्र धारण किए जाते हैं आदि पहनना
और न ही उसने अपने निकट कोई सेना ही रखी। इसके विपरीत शिवाजी ने अपनी सुरक्षा और शत्रु पर आक्रमण करने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने एक लंबा और ढीला श्वेत अंगरखा पहना। इस अंगरखे के नीचे लोहे की जंजीरों का बना कवच पहना, सिर पर लोह धातु की टोपी रखी और उसके ऊपर पगड़ी रखी। ढीली लंबी बाहों के भीतर दाहिने हाथ में कटार छिपाई और दूसरे हाथ की उंगलियों में बाघनख पहना। इस बाघनख के छल्ले उंगलियों में पहने और मुट्ठी बंद कर इस बाघनख को छिपा लिया। अतः व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। भेंट का दिन 10 नवंबर 1659 नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि मिलन के समय जब दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया तब अफजल खान ने शिवाजी की हत्या का प्रयास किया, परंतु शिवाजी तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपना बाघनख अफजल खां के पेट में डाल दिया और अपनी कटार उसके शरीर में भोंक दी। कहते हैं शिवाजी कवच पहने हुए थे, अतएव अफजल खां के सारे प्रहार जो थे वो निष्फल सिद्ध हुए और संकेत पाते ही अन्य मराठे सैनिक भी सुल्तान के सैनिकों पर टूट पड़े। इस प्रकार अफजल खां का तो अंत हो गया। प्रतापगढ़ युद्ध। अफजल खां की हत्या के बाद शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग में पहुंचे। छिपी हुई मराठा सैनिक टुकड़ियां अपने गुप्त स्थानों से निकलकर अफजल खां के सैनिकों पर टूट पड़ी। मराठा सैनिकों की ओर से यह आक्रमण अचानक हुआ था, अतः बीजापुर के सैनिकों को हथियार संभालने का भी अवसर नहीं मिला। परिणाम क्या निकला कि बीजापुरी सैनिकों का भीषण संहार किया गया। दूसरे दिन शिवाजी ने अफजल खां के वाई में स्थित शिविर पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भी आकस्मिक था, अतः अफजल खां की सेना जो थी वो घबरा गई और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। शिवाजी ने अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ में एक मंदिर निर्मित करवाया और उसमें भवानी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। अपनी ओर से युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने वाले सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी ने सम्मानित किया। इस विजय से शिवाजी के एक प्रबल शत्रु का अंत हुआ और उनके सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव में और अधिक वृद्धि हुई थी। अफजल खां की हत्या के बाद बीजापुरी सेना से शिवाजी की झड़पें। अफजल खां का वध करने के बाद शिवाजी की आदिलशाही सेना के साथ छुटपुट झड़पें हुई। अफजल खां की मृत्यु के 18 दिन बाद ही शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार किया। 1659 ईस्वी में ही शिवाजी की सेना ने रुस्तमे जमा और अफजल खां की संयुक्त बीजापुरी सेना को परास्त किया। बीजापुर के उपनगरों रामबाग, गदम, लक्ष्मेश्वर को खूब लूटा। अपार धन संपत्ति लेकर जनवरी 1660 में शिवाजी राजगढ़ वापस लौट आए थे और फरवरी 1660 में मराठा जो सेनाएं थी वह दक्षिण कोंकण में दाभोल के बंदरगाह तक पहुंच गई थी और सेना जो थी उसने राजापुर पर आक्रमण किया और यहाँ पर अंग्रेजों की व्यापारी कोठियाँ थी, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। शिवाजी की निरंतर राज्य प्रसार की गतिविधियों के कारण बीजापुर सरकार को अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ा महसूस हुआ था। अतः बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की शक्ति के पुनर्दमन हेतु सिद्दी जोहर को नियुक्त किया और उसे एक विशाल सेना लेकर पन्हाला दुर्ग में भेजा। जब शिवाजी को इसकी सूचना मिली तब उन्होंने भी अपनी सेना को बीजापुर की ओर भेजा, लेकिन सिद्दी जोहर की सेना शिवाजी की सेना को बीजापुर के उपनगरों से बाहर उन्होंने खदेड़ दिया था। मार्च 1660 में शिवाजी और बीजापुर की सेनाओं के बीच पन्हाला दुर्ग में पुनः एक बार संघर्ष शुरू हुआ। इधर शिवाजी के उत्तरी क्षेत्र में शाइस्ता खां ने गहन संकट उत्पन्न कर दिया था। उसने शिवाजी को पन्हाला में फंसा देखकर मई 1660 में पूना में शिवाजी के लाल महल में अपना शिविर स्थापित किया था। ऐसी स्थिति में शिवाजी दो चट्टानों के बीच पिस रहे थे, अतः उन्होंने संधि करना उचित समझा और 22 सितंबर 1660 को पन्हाला दुर्ग बीजापुर के सुल्तान को उन्हें दे दिया। शिवाजी ने यह कदम मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के आक्रमणों से बचने के लिए उठाया था। बीजापुर के सुल्तान से छुटकारा पाने के बाद शिवाजी ने अपनी सारी शक्ति जो थी मुगल साम्राज्य से लोहा लेने में नियोजित कर दी थी।